ये कंप्लीट कनेक्शन इसमें मसल्स भी, आर्टरी भी, नर्व्स भी सारे इसमें कनेक्ट हुए हैं। मेजर आर्टरी यानी ब्रेकियल आर्टरी थी, ये ऐसे लेवल पे गया था जहाँ ब्रेकियल आर्टरी आगे थोड़ा पोर्शन ब्रेकियल आर्टरी का फोआर्म में पड़ा हुआ था। अब हमने ब्रेकियल आर्टरी टू ब्रेकियल आर्टरी एनास्टोमोसिस करनी थी, तो आइडेंटिफाइड एंड क्लियर फ्लश विथ हमारे हाथ से, जो उस वक्त हमारे पास मटेरियल नॉर्मल सलाइन हो सकता था, मैनी टाइम हमने वॉश किया और हेपारिन भी इन्फ्यूज़ किया इन मेन आर्टरी में, फिर सलाइन से वॉश किया। आफ्टर दैट हमने महसूस किया द एनास्टोमोसिस वाज सक्सेसफुल। 4-0 से हमने इसकी एनास्टोमोसिस किया। सून लिम्ब का कलर चेंज हो गया। After anastomosis of brachial artery, amputated forearm stabilized in position, keeping in 90-degree angle with the arm, क्योंकि हमने बोन को ज्वाइन नहीं किया, बोन की हमने कनेक्शन नहीं की थी, मसल आर्टरी और नर्व्स की थी, तो इसलिए हमने इसको 90 डिग्री पे इसको रखा टू द फोर आर्म और आर्म के जो एंगल, और पीछे से हमने बैक स्लैब लगाया था। तो मेजर nerves, median, radial and ulnar identified and connected. Muscles of the forearm, biceps, brachioradialis, triceps connected using 2-0 Vicryl. Replanted limb washed with normal saline and a suction drain placed in operative site. Back slab applied to stabilize the replantation as we did not yet fix the bone or joint. हमने उसको फिक्स नहीं किया था, इसीलिए हमने बैक स्लैप लगाया 90 डिग्री पे। Within minutes, color of the limb returns towards normal. O2 saturation was detected. ये टीम थी हमारे साथ, ये हमारे ग्रेड्स एनेस्थेटिस्ट हैं, नज़र आ रहे होंगे, जिया साहब है। ये लिम्ब का आप कलर अभी देखें क्लिनिकली भी, और इसकी हमने O2 सैचुरेशन ली तो ये 53 और पल्स 66 तक उसमें डिटेक्ट हो गई। ये फ़ोटोग्राफ्स हमने लिए थे आफ्टर 3 डेज़, यानी हम फर्स्ट डे ऑपरेशन के 3rd डे में हमने ये दोबारा फ़ोटोग्राफ्स इसकी ड्रेसिंग मेसिंग हटा के फ़ोटोग्राफ्स लिए थे। ये आप लिम्ब देख सकते हैं। वो सेंस भी कर रहा था, पेन भी लिम्ब में, जहाँ जहाँ आप विद स्टिमुलस टेंडरनेस को पिक करते थे, पेन फीलिंग भी उसकी थी। तो अब ये पेशेंट उसके बाद आफ्टर 3 या 4th डे ही इंसिस्टेड टू, वैसे भी हमने भेजना भी था किसी प्लास्टिक सर्जिकल यूनिट में फॉर 2nd, 3rd और 4th ऑपरेशन, लेकिन वो थोड़ा सा जल्दी में था। ही वॉज थिंकिंग दैट ही हैज़ सम एनिमिटी विद समवन एंड समवन हैज़ सीन हिम विद इन द हॉस्पिटल एरिया, सो आई वांट टू गो अर्लियर। तो एनी हाउ वो चला गया, फिर उसका पता नहीं चला। वो उसके बाद पता चला हफ्ते के बाद उसका दोबारा लिम्ब ख़राब हो गया। वहाँ पे फिर इसको रीएम्पुटेट किया। अब एक्चुअली इसके बाद है ये प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट पे। तो प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट पे हम में से मतलब इस तरह के केसेस का कोई ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं था, जो कंप्लीट लॉस ऑफ लिम्ब का, तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ असल में ये मैसेज देना, आम लोगों तक वो मैसेज पहुँचाने का मकसद, ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए आम लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, क्योंकि हम डॉक्टरों के सामने तो वो एक्सीडेंट हुआ तो चलो आसान है, ये तो आम लोगों के दरमियान में होगा। तो ये मैसेज हो सकता है बाद में हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में, पेरिफेरल लोगों में हम उर्दू में ट्रांसलेट भी कर लेंगे। रिगार्डिंग लिटरेचर अबाउट दी रीइम्प्लांटेशन, मैक्रो रीइम्प्लांटेशन, अब 2 किस्म की रीइम्प्लांटेशन होती है, एक मैक्रो होती है, एक माइक्रो होती है। अब लिम्ब है, जैसे कि फोआर्म है, आर्म है, लेग है, अगर इस तरह की एम्पुटेशन हो तो क्योंकि आप जो रीप्लांटेशन करते हो मेजर वेसल्स, मेजर आर्टरीज, मेजर नर्व्स होते हैं, तो रीप्लांटेशन मैक्रो भी होती रही है,
आजकल तो माइक्रो भी होती है, लूप्स हैं, आपको रिकन्स्ट्रक्टिव यूनिट्स होते हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ होती हैं, माइक्रो भी होती है। तो रिगार्डिंग लिटरेचर अवेलेबल अबाउट स्टोरेज एंड प्रिपरेशन, कैसे स्टोरेज करना, कैसे प्रिपरेशन का, तो इसका बहुत कम लिटरेचर अवेलेबल है। टू ट्रांसफ़र टू रिकन्स्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी यूनिट फॉर पॉसिबल रीप्लांटेशन, वैसे जो हिस्ट्री में अगर हम देखें लिटरेचर में, द फर्स्ट सक्सेसफुल मेजर रीप्लांटेशन वाज डन ऑफ एक्सट्रीमिटी इन 1960s। बाकी माइक्रो सर्जिकल टेक्निक्स नाउ अलाउ रूटीन सक्सेसफुल रीप्लांटेशन इन प्लास्टिक सर्जिकल यूनिट्स। हाउएवर द रिस्क ऑफ पोस्ट इस्कीमिक सिंड्रोम and functional recovery of a limb depends very much on the speed of revascularization। इन्होंने यही कहा कि आप जितनी स्पीड से आप रिवास्कुलराइजेशन करेंगे, इतना रिकवरी ऑफ द लिम्ब या वायबिलिटी ऑफ द लिम्ब एंड फंक्शन ऑफ द लिम्ब रिगार्डिंग मसल नर्व्स विल बी बेटर। Nerve and muscle injuries affect the eventual functional status of these replanted limbs। The duration of ischemia in amputated tissue depends on। अब ड्यूरेशन कैसे डिपेंड कैसे करती है? पहले तो बात यह है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एड सपोर्ट, कोई एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट ऐसा हो, उस वक्त फर्स्ट एड सपोर्ट की अवेलेबिलिटी, वहाँ थोड़े से टेक्निकल, थोड़े से एजुकेटेड, कुछ समझदार लोग अवेलेबल है कि नहीं है, उन्होंने उस लिम्ब के साथ कैसे मैनेज किया और उसको पेशेंट को कैसे मैनेज किया, ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन टाइम, यानी फ्रॉम द सीन ऑफ इंसिडेंट और एक्सीडेंट टू द रिकन्स्ट्रक्टिव यूनिट, वहाँ ये ड्यूरेशन कितना है ये देखना है, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्टेंस कितना है टोटल, और मैन पावर कैसी है आपके पास रिकन्स्ट्रक्टिव यूनिट में, एमरजेंसी यूनिट में मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर अवेलेबल है कि नहीं है। और थर्ड ये प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, यानी प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ दैट लिम्ब, दैट डिजिट कैसी हुई है, अच्छी हुई है, प्रॉपर हुई है, तो फिर आपको आउटकम अच्छा होना है। रिसेंट एडवांसेस इन प्रिपेयर, अब इस पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिसेंट एडवांसेस इन प्रिपरेशन ऑफ इस्कीमिया सेंसिटिव सॉलिड ऑर्गन सच एज लिवर है, हार्ट है, किडनीज हैं, with the tissue perfusion fluid have extended the time for performance of transplantation surgery। यूरोलॉजिस्ट, सो आप बैठे, आप वहाँ ट्रांसप्लांट आप लोगों ने डेफिनेटली किया भी होगा, देखा भी होगा, असिस्ट भी किया होगा। अब एक किडनी आप एक पेशेंट से, डोनर से निकालते हैं, फिर उस पे लगाने तक, रेसिपिएंट तक, इट विल टेक टाइम। तो अब उसी मटेरियल को, उस किडनी को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, फार्मलिन में रखना है, वाटर में रखना है, फ्रीज़र में रखना है, टेम्परेचर क्या रखना है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट, जो एक ये टिश्यू परफ्यूजन फ्लूइड जो अवेलेबल होता है हर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में, तो उसमें ये सैंपल को उसमें रखना होता है। हाउ एन एम्पुटेटेड लिम्ब में बी मैनेज फ्रॉम सीन, ये अब ये ऑब्जेक्टिव इसका ये है, इस प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हाउ एन एम्पुटेटेड लिम्ब में बी मैनेज फ्रॉम सीन ऑफ इंसिडेंट, एक्सीडेंट, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इन emergency unit and prior to replantation। Any mechanism that leads a complete amputation of a digit or a limb must be considered sufficiently violent to warrant strict adherence to ATLS and trauma guideline। हमने जाहिर बात है कि उंगली पूरी कटी है, टांग कटी है, बाजू कटा है तो आप ये कंसीडर करेंगे कि ये जो इंजरी है या जो एक्सीडेंट हुआ है काफ़ी सीवियर हुआ है। अब ऐसा मैकेनिज्म ऐसा है तो उसमें आपने ज़्यादा गौर जो करना है वो पेशेंट पे करना है, पहले जो विक्टिम है उस पे ज़्यादा करना है। इसमें आपने प्रोटोकॉल ऐसा, जब भी कहीं पे कोई इंसिडेंट हो तो आपने इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। यानी कहीं पे भी एम्पुटेशन वाला हो तो ये एम्पुटेशन आपने पहले ATLS वाला, फिर आपने जो लिम्ब है या डिजिट है उसकी एक फ़ोटोग्राफ लेना है,
और उस मैकेनिज़्म आपको पता चला, फ़ोटोग्राफ ले लिया, फिर इसको अंडरलाइंग दूसरी इंजरीज आपने देखी, और इसके अलावा इसको टेम्परेचर आपने, जाहिर बात अब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, ऐसे नहीं पहुंचाना है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, अटेंडेंट्स को, पेशेंट को एडवाइस करना है। और ये इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये फ्लूइड है, टिश्यू ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड या परफ्यूजन फ्लूइड फॉर एक्सपोर्ट टू दी प्लास्टिक सर्जन और रिकन्स्ट्रक्टिव यूनिट। तो इस प्रोटोकॉल के मुताबिक द फर्स्ट प्रायोरिटी इज रिससिटेशन ऑफ विक्टिम with maintenance of airway, ventilation, circulation support, using IV fluids. Always remember, life-threatening injuries takes precedence over the limb loss. आपने पहले लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज को मैनेज करना है, फिर आप लिम्ब लॉस के बारे में सोचना। अब ये पॉइंट्स हैं जो हमने याद भी करने हैं, हो सकता है बाद में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इनटू उर्दू में और हम पेरिफेरी में ये पॉइंट्स पहुंचा देंगे। Once patient has been stabilized, the following measures should be taken into account. एक तो पहली बात यह कि जो भी ऐसा ट्रामा हो उसका टेटनस स्टेटस आपने कंफर्म करना है कि टेटनस के टीके इसको लगे नहीं लगे हैं। दूसरा, वही से ज़ख्मों से आपने, ब्लड से, इंजर्ड पार्ट से आपने कल्चर्स लेने हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ में इन्फेक्शन हो तो फिर सर्वाइबिलिटी का मुश्किल होता है। IV एंटीबायोटिक्स की कवरेज आपने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से देना है, जो कवर करें स्ट्रेप्टोकोकस को, स्टेफिलोकोकस को और क्लॉस्ट्रिडियम परफरेंजेंस को। बाकी बेस लाइन उसी पेशेंट का हेमाटोलॉजिकल और बायोकेमिकल बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन आपने की। 3 से 4 लीटर ऑफ द ब्लड, फ्रेश ब्लड क्रॉस मैच करना है। लिम्ब शुड बी हैंडल्ड एज जेंटली एज पॉसिबल, मतलब बस ऐसे कोई इधर से देख रहा है कोई इधर से, ये नहीं करना चाहिए। आइडियली ओनली 1 or 2 डॉक्टर्स शुड हैंडल द लिम्ब और डिजिट टू अवॉइड फर्दर इंजरी और कंटामिनेशन। द लिम्ब शुड बी लेट ऑन ए स्टीराइल टॉवल एंड फोटोग्राफ। मकसद ये होता है टॉवल में डाके फोटोग्राफ करने का कि अगर कोई दूसरा तीसरा डॉक्टर भी देखना चाहता है, वो मस्ट नॉट मैनिपुलेट दैट लिम्ब, वो फोटोग्राफ से आइडिया लगाए ये किस तरह की सिचुएशन है। अच्छा, एनी फ्रैगमेंट ऑफ टिश्यू, अगर वही एक्सीडेंट साइट पे कोई फ्रैगमेंट टिश्यू, बोन का हिस्सा है, नर्व का या मसल का कोई पार्ट है, उसको इनसिग्निफिकेंट कंसीडर ना किया जाए, बल्कि जो भी पीसेस इस ट्रॉमा इंजरी के टाइम होते हैं उन सब को आप रिटेन करें, क्योंकि बाद में कहीं ग्राफ्ट में किसी रिप्लांटेशन के टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है। लिम्ब को प्रॉपर तरीके से बहुत केयरफुली मेटिकुलसली एग्जामिन किया जाए। लिम्ब शुड बी रैप्ड इन ए स्टीराइल गॉज मॉइस्चर विद नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन डाल के इसको मॉइस्चर करना है और प्लेस विद इंसुलेटिंग करना। मिसाल के तौर पर पेरिफेरी में हमारे पास कोई कूलर होता है, कूलर तो हर घर में होता है, हर जगह में होता है। पहले उस लिम्ब को या डिजिट को गाज के अंदर, गाज को वेट नॉर्मल सलाइन में वेट करें, उसमें डालें, फिर उसको कंटेनर में डालें, कंटेनर के अंदर बर्फ़ डाल दें, आइस से, ब्रोकन आइस से, वो ठंडा पानी वगैरह इस तरह डाल दें। फिर इसको, अब ये तो हो गए, हमने ट्रांसपोर्ट कैसे करना। ट्रांसपोर्ट हमने क्लोज कंटेनर में करना है, एयर ना लगे एक। दूसरा, उसके अंदर इसको हमने गाज में डाल के रखना है। तीसरा, उसके पूरे कंटेनर में आपने ब्रोकन आइस डाल के पैक करना है, इंसुलेट करना है। ये जो भी मूवमेंट है, 3 घंटे की मूवमेंट है, 2 घंटे की है, 4 घंटे की है, वो इस तरह आइसोलेट करना है। फिर लिम्ब को जब आप लेके जाते, अगर अब ये एक मटेरियल हम इंशाल्लाह आइंदा अपने जो बल्क परचेज़ होती हैं, दूसरी परचेज़ होती हैं, उसमें हम एक सलूशन की, क्योंकि इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ये सलूशन नहीं है। अब फ्यूचर में हम बल्क परचेज़ में हम कोशिश करेंगे कि ये हर हॉस्पिटल में अवेलेबल हो। वो है टिश्यू परफ्यूजन फ्लूइड। इट इज़ रिकमेंडेड दैट द टिश्यू परफ्यूजन फ्लूइड सच एज यूनिवर्सिटी ऑफ विनकिंसन्स कोल्ड स्टोरेज सोल्यूशन। बेसिकली ये कोल्ड स्टोरेज, ये डॉक्टर साहब को ज़्यादा डिटेल हम सबको पता नहीं था, हमने ये ट्रांसप्लांट में काम नहीं किया। यूनिवर्सिटी ऑफ विनकिंसन्स कोल्ड स्टोरेज,
ये एक सलूशन होता है, कोई महंगा भी नहीं है बहुत ज़्यादा, हाफ लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर के पैक्स में आता है। ये हर हॉस्पिटल के हर सेटिंग में होना चाहिए। जब कभी ऐसा कोई वाक़या हो तो पहले तो बात यह है कि आप उसी में इसको डिप करेंगे, बाद में इसको कैनुलेट भी कर दें। द फ्लूइड शुड बी अवेलेबल इन फ्रिज ऑफ एवरी हेल्थ फैसिलिटी टू डील विथ सच एमरजेंसीज केप्ट एट, इसको 6 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको रख सकते हैं, इस सॉल्यूशन को। फिर अब आप क्या है, अब प्री ऑपरेटिव उसको कैसे करना है? ट्राई टू आइडेंटिफाई, लोकेट मेन आर्टरी, लेग है देखना है, आर्म है देखना है, मेन आर्टरी को आइडेंटिफाई करना है और उसको कैनुलेट करना है। कैनुला को फिर आप टाई करें, कैनुला के ऊपर आप सिल्क से टाई करें, फिर उसमें आपने इंस्टिल करना है ये टिश्यू परफ्यूजन सॉल्यूशन। ये क्या कर रहा है, इसका पूरा 1 लीटर एक लिम में, अगर ये पूरा आर्म है, 4 आर्म है, लेग है, कैनुलेट करके ड्रिप लगा के आपने उसको परफ्यूजन वो कंटिन्यूस आपने इसको डालना है 1 लीटर, इंश्योरिंग कंप्लीट वॉश, ये वॉश आउट ऑफ स्टैग्नेंट ब्लड। जो स्टैग्नेंट, जाहिर बात एम्पुटेट होकर अंदर ब्लड स्टैग्नेंट हुआ है, उसमें मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक पार्टिकल्स बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसमें यूरिया भी है, उसमें पोटाशियम भी है, उसमें बहुत सारे मटेरियल हैं, तो आपने उसको वॉश आउट तो करना है। तो इसके लिए ये मटेरियल यूज़ होता है, ये सोल्यूशन। पेशेंट विल बी रेफर टू नियरेस्ट प्लास्टिक री, ये करके आपने नियरेस्ट प्लास्टिक री सर्जिकल यूनिट पे रेफ़र करना। अब ये सोल्यूशन क्या है, ये एक तो कॉकटेल है बेसिकली। ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो है, इसका पीएच का होता है 7.4, इसका पीएच होता है, और इसमें इम्पोर्टेंट जो हैं और भी कंटेंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें फॉस्फेट होते हैं, एडिनोसिन और पोटाशियम आयंस होते हैं। ये कंप्लीट ये UW सोल्यूशन की कंप्लीट कंपोजिशन है। इसमें मुख्तलिफ, इसमें एंटीबायोटिक भी हैं, इसमें स्टेरॉइड्स भी हैं, इसमें सोडियम, पोटाशियम, सल्फेट, रेफिनोज, एडिनोसिन, एलोप्यूरिनॉल, ग्लूटाथायोन, ये सारे वो स्क्वेंजर्स हैं। अब ग्लूटाथायोन इसके जो ऑक्सीजन रेडिकल्स बनेंगे उसको एलिमिनेट करने में यूज़ होगा। तो ये इसके कंटेंट्स है। तो हम इंशाल्लाह मतलब इसका मकसद ये है कि हम अगले जो भी परचेजेस होंगे उसमें हम ये सोल्यूशन मंगवा के हम अपने पूरे GB में हर हॉस्पिटल में इसको अवेलेबल कराएंगे। ये बैग फॉर्म में आता है, कोल्ड स्टोरेज सोल्यूशन है, ½ लीटर का भी है, 1 लीटर का भी है, और इसकी शेल्फ लाइफ तकरीबन 1 ईयर है। अगर ज़ाया भी हो गया तो क्या हो, बहुत सारी कितनी चीज़ें ज़ाया होती हैं, बट वी मस्ट हैव दिस इन हैंड इन एनी इंसिडेंट्स में। ये बिल्कुल आपको फंक्शन करेगा और पेशेंट का लिम लॉस होने से बचाएगा। थैंक यू। एनी क्वेश्चन?